नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह, लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक की बिसात वो शय है जो नेताओं के सियासी चाल चलन तय करती है। हिंदू वोट बैंक की दरकार होती है तो नेताजी के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। चुनावी पिच पर मुस्लिम वोट की कमी खलती है तो उन्हें सनातनी नेताजी को गौशाला से भी दुर्गंध आने लग जाती है। और हैरानी की बात यह है कि गौशाला से उन्हें बदबू आती है जो खुद को यदुवंशी कहते हैं, जो खुद को भगवान कृष्ण के वंशज बताते हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जिन्हें इस वक्त गौशाला से बदबू आ रही है। अखिलेश के बयान के बाद से घमासान मचा हुआ है। गौशाला से शुरू हुआ विवाद अब यदुवंशी वर्सेस गौवंशी तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गौशालाओं को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे हैं, इसीलिए इत्र पार्क बना रहे थे। कन्नौज में हमने भाईचारे की खुशबू फैलाई है, दूसरी तरफ बीजेपी नफरत की बदबू फैलाती है, जिसके बाद से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। गौशाला को दुर्गंध वाली जगह बताने पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है, जिसे लेकर अब बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे सनातनी आस्था का अपमान बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदुवंशी अखिलेश को गौशाला से क्यों आती है बदबू। गौशाला पर कलेश 2027 के लिए सपा का संदेश, सनातन विरोधी लैंग्वेज, गौशाला से क्यों है परहेज। 2027 की लड़ाई गौशाला पर आई है। वोट बैंक की सियासत के लिए सनातन का अपमान क्यों, आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, कहाँ कानून पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अखिलेश यादव इत्र की नगरी से आते हैं तो इत्र की बात करते हैं, और गौशाला के संबंध में एक तो अखिलेश यादव जी कहते क्या है स्पष्ट नहीं होता है कि क्या कहना चाहते हैं। क्या गऊ से दुर्गंध पैदा होती है या गऊ के गोबर से दुर्गंध पैदा होती है या किसी अन्य चीज से दुर्गंध पैदा होती है? उनका सवाल या उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है। हमको लगता है कि वो कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं। साधु संतों महामंडलेश्वरों को कहा है सांड, बल्कि आप साधु संतों का सम्मान भी करते हैं। इस तरीके से सांगा रौना को लेकर वहाँ पर करणी सेना के लोग प्रदर्शन किए, वहाँ गाड़ियाँ नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उनको ये बयान भी नहीं देना चाहिए था और इनको भी नहीं करना चाहिए था। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पे ये चीजें। अब वो अखिलेश यादव कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझसे स्वयं कुछ बच्चे मिले थे, बड़ा रोष था उनके अंदर, मैंने उनको खुद रोका था। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इस सवाल को, जो जैसा किया वैसा भोगेगा। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सपा का पक्ष रखने के लिए राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। नीरज उपाध्याय विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक, नवीन जी आपका बहुत स्वागत है। और AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी मैं, ये किस तरह की राजनीति अब हो रही है समाजवादी पार्टी में, और बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, क्या अपने लिए ही समाजवादी पार्टी गड्ढा खोद रही है क्या? बीजेपी को मौका मिल जा रहा है? जिस तरह से अखिलेश जी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी बोल रही है, उससे ये लग रहा है कि अब उनके पास बचा भी कुछ नहीं है। और अच्छी बात है कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, ये सब जनता के सामने हो रहा है। और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये समाजवादी का DNA रहा है। ये कोई आज नई बात नहीं है कि वो नए बोल रहे हैं। ये पहले कांग्रेस का था, धीरे धीरे इन्होंने भी थोड़ा सा इनकी तरफ कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि कांग्रेस तो उस दिशा में वहां पहुंच गई जहां से जाना था। वो ऑक्सीजन अल्टरनेटर पे है और ये ऑक्सीजन सपोर्टेड है इस समय। और इन्होंने वही चीज लापना शुरू कर दी है कि पहले रामचरितमानस को गाली दिलवाइए, फिर आप जो है सनातन को गाली दिलवाइए, फिर आप बोलने से पीछे हट जाइए, और जब कोई आपको मौका मिले तो इन्हीं की फीट थपथपाकर ये खुद काम किए जो आज अखिलेश जी स्वयं कर रहे हैं। जब इन्हें गऊ से दुर्गंध आ रही है, गौ माता से दुर्गंध आ रही है, और ये इत्र की बात कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार सोचते तो सही कि भाई ये कितनी लोगों का आस्था का विषय है। पूरी दुनिया में जहां भी कहीं, किसी भी कंट्री में, किसी देश में अगर कहीं सनातनी रहता किसी कोने में, तो सब जानते हैं कि मिश्रा जी जैसे आज विशेषज्ञ बैठे हैं, अच्छी बात है, गऊ पर थोड़ा विश्लेषण कर देंगे, उनका काम अच्छा है कि गऊ की क्षमता क्या है, गऊ में कितने करोड़ देवताओं का वास है, और वो उनकी जुबान से निकल कर आ रहा है। इससे बड़ा और हो क्या सकता है। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आज 21 प्रदेशों में हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है। लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरीके से भौंकते हैं, भौंकने जैसी स्थिति मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब गऊ पर बात आई तो कभी कभार हमारा भी जमीर जो है वो जागता है कि आपको यही मुद्दे रहे हैं कि आप जनता से बात करिए, सुशासन की, विकास की बात करिए, जिसलिए जनता आपको विपक्ष में बैठा है उस पर चर्चा कीजिए। आज उत्तर प्रदेश GDP कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति, पूरे देश में आज दूसरे नंबर पर हम जो है ऐसी आर्थिक इकोनॉमी के रूप में देश को सपोर्ट कर रहे हैं कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन पर चर्चा होनी चाहिए। आप कभी जो है रामायण पर चर्चा करा रहे हैं, कभी सनातन को गाली दिला रहे हैं, कभी आप जो है हिंदू योद्धाओं की बात करते हैं, कभी मुस्लिमों के DNA की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकालकर हिंदू मुसलमान लाती है, और फिर उसको थोप कर निकल जाते हैं, बोल नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते। इस बात से ज्यादा दुख होता है, फिर उसे थोपते हैं दूसरे के ऊपर। तो कम से कम जो तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, और ये सनातनियों का देश है कहने में कोई गुरेज नहीं है। और डंके की चोट पर हम बोलते हैं कि बंटवारे के बाद जो जो इस देश में हुआ है 2014 के बाद, वो बदलाव हुए परिवर्तन के साथ हुए। आप विश्लेषण करा लीजिए कि देश में ठीक है। कितनी चलिए तरक्की देवेंद्र जी एक कहां बार राकेश जी का भी रुख कर लेते हैं। राकेश जी, ये कैसा ट्रेंड चल गया है समाजवादी पार्टी में? इस तरह की बयानबाजी हो रही है, खुद को यदुवंशी कहने वाले, कृष्ण के वंशज कहने वाले आज गौशालाओं से ही परेशानी हो रही है। फिर क्या संदेश देंगे आप जनता को 2027 के लिए? अपूर्वा जी, क्या गाय को पालने वाले, या ये कहें भारत की वर्ण व्यवस्था में अगर गाय का कोई सबसे बड़ा पालन करता रहा है तो यदुवंश रहा है, तो कोई यदुवंश को ये बताएगा या यादवों को ये बताएगा कि गाय क्या है, उनके लिए गाय का क्या सम्मान है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश था उस संदेश की ओर नहीं गए कि इस देश को गौ माता के रूप में, गौ की हत्या के रूप में आज बीफ उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, निर्यात में, बीफ निर्यात में। तो ये बीफ कहां से आ रहा है? आ तो गाय से रहा है। साथ में गाय की क्या स्थिति है ये आप गांव में देखिए, आपको वहां न्यूज रूम में नहीं पता चलेगा। आज ही किस तरीके से इस उत्तर प्रदेश के अंदर रोजाना पर डे ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश के 10-5 एक्सीडेंट सांडों के टकराने से नहीं होते।
मैं आज अपने ही साथ व्यतीत होने वाली घटना बता रहा हूं। अभी मैं अपनी पत्नी के साथ एक ट्रेजेडी में गया हुआ था, उनके साथ आ रहा था। आते समय वो तो ठीक था कि मेरी गाड़ी केवल 40 की स्पीड पर थी। अभी अभी की घटना है, मैं अभी डिबेट में बैठने से पहले की, सांड मेरी गाड़ी के सामने अचानक आ जाता है। कहने का सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही है कि आज पूरे पूरे दिन किसान इन सांडों के की वजह से, गाय की वजह से पूरे पूरे रात टॉर्च और लाठी लेकर के चौकीदार बनाने का काम किया गया है गायों के द्वारा। गौशाला का अर्थ, उनका गौशाला का अर्थ ये नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यादवों को ये बताना नहीं पड़ेगा कि गाय क्या होती है। यादवों को दूध और दही और मक्खन के बारे में नहीं बताना पड़ेगा, घी के बारे में नहीं बताना पड़ेगा, वो जानते हैं। लेकिन किस रूप में इस गौ हत्या हो रही है, किस रूप में लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने, ऐसा कोई भी, मैं बता रहा हूँ, ये देवेंद्र जी बैठे हो या जो भी हमारे एक्सपर्ट बैठे हो, इनका कोई परिवार का या मित्रगण या कोई ऐसा है, बता दे मुझे कि कोई ना कोई इनके परिचित में सांड की हत्या से पिछले दिनों में हत्या मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो ठीक है राकेश जी। मेरा कहना यह है कि अगर ये सांडों के और गाय के इतने ही रखवाले हैं, तो इनका ये एक मिसरा था जो गाजियाबाद का वो सबसे बड़ा शटल हाउस का वो है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता शटर हाउस चला रहे हैं, सबसे ज्यादा शटर हाउस अगर चला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे हैं। ठीक है। इस बात को, और निर्यात में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचा ये पूछने का विषय है, कहां से पहुंचा। चलिए ठीक है राकेश जी। चलिए नीरज उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक का रुख करूंगी। ठीक है नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो बयानबाजी हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब तो खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं गौशालाओं को लेकर ये चीजें हो रही हैं, खुद को यदुवंशी बताते हैं, और अब जिस तरह से जस्टिफाई किया है राकेश प्रजापति जी ने, अब उस पर क्या कहेंगे आप? सबको पहले तो मेरा प्रणाम है, और मैं ये कहना चाहता हूँ जो अखिलेश जी ने ये बयान दिया है, इससे समस्त यदुवंशी समाज का एक प्रकार का अपमान है, और ये सबसे बड़ा अपमान अखिलेश यादव जी ने खुद किया है। अगर जैसा वो बताते हैं और लोग मानते हैं कि वो ये खुद यादव समाज से आते हैं, और मेरे दृष्टिकोण से पहला ये होना चाहिए कि उनका एक नारा होना चाहिए था, होता है जिसका हृदय दया प्रेम का धाम, उसको देते हैं श्री कृष्ण गौशाला का काम। ठीक है, तो यादव समाज का तो सबसे बड़ा अपमान अखिलेश यादव जी ने ही किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 8 से 9% यादव जनसंख्या है, यादव समाज के लोग, और बिहार में भी 14% लोग हैं। कम से कम इनको सोचना चाहिए। नीरज उपाध्याय जी एक बात का जवाब दे दीजिए आप, एक बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, वो आपकी सारी बात का जवाब दे देंगे राकेश जी, एक बार उनकी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर वो आपकी सारी बात का जवाब देंगे। रुक जाइए राकेश जी। क्या किसान टॉर्च और लाठी लेकर के खेतों पर जा रहा है, नहीं जा रहा है? इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए। चलिए ठीक है राकेश जी, 1 मिनट रुक जाइए, नीरज जी को पहले उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। उत्तर दे दीजिए, सीधे दीजिएगा, सीधे दीजिएगा 2 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, रुक जाइए राकेश जी, प्रश्न पूछने का काम यहाँ पर मेरा है, रुक जाइए, पहले उनको उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। चलिए राकेश जी, नीरज जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। सबसे ज्यादा गौशाला पे जो इन्होंने बयान दिया है, सबसे ज्यादा यादव समाज का है, और सबसे ज्यादा, यानी कि अखिलेश यादव जी का कहना है कि मतलब जितना यादव समाज के लोग पालन का काम करते हैं वो एक दुर्गंध में रहते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में, मध्य भारत में हर एक यादव के घर में लमसम 2-4 गाय। अरे फिर स्टेटमेंट को समझिए भैया, पढ़े लिखे लोग हैं आप, स्टेटमेंट को समझिए। उनका गौशाला का उद्देश्य व्यक्तिगत का नहीं है। जो गांव गौशाला खोली गई है, जो गांव गौशाला खोली जा रही है, उनको स्टेटमेंट उनके लिए था। गौशाला मत खुलवाइए। इस देश को प्रदेश को स्कूलों की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, अच्छे संस्थानों की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है। गौशाला मत खुलवाइए गाँव, गौशाला आप रखिए। शुरू से रहा है, आप लोगों का ये शुरू से काम रहा है कि जनता की आवाज दबा देना। मायावती जी जब दलितों के सबसे बड़ी शुभचिंतक कही जाती थी, उस समय भी आप लोगों ने एक
महिला और दलित महिला के साथ आपने जो गेस्ट हाउस कांड किया था, ये आपकी समाजवादी मानसिकता बताती है। आप अरे लोग आपने ये नहीं दो बताइए। दलितों राष्ट्रपतियों का अपमान किया है, अरे कहाँ कोई बात करते हैं? राष्ट्रपति का नहीं है, हम आज गर्व से कहते हैं, अगर महाराणा प्रताप के पूर्वजों का आज भी पिंडदान हुआ होता है तो बप्पा रावल के परिवार का पिंडदान करते हैं। अगर राम सत्य है तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा, सबरी सत्य है। अगर राम सत्य है तो निषाद सत्य है। हमने तो हमेशा सबको सम्मान दिया है। आप कैसी एक अज्ञानता पूर्वक बात कर रहे हैं कि सीधे सीधे यादव समाज का ये अपमान है, और अखिलेश जी इसको इस बात पे क्षमा मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की चीजों को दोबारा बयानबाजी ना करे और पार्टी के लोगों को अधिकृत ना करे कि इस चलिए प्रकार ठीक है, से ठीक है नीरज जी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। नवीन दुबे जी, आप इन बयानों को किस तरह से देखते हैं? सर, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप विश्लेषण कर रहे होंगे कि पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए तो इन्हीं तरह के बयानों का ट्रेंड निकल पड़ा है। समाजवादी पार्टी भी इतिहास के पन्ने पलटती जा रही है, बीजेपी भी इतिहास के पन्ने पलटती जा रही है, भविष्य को लेकर बातें नहीं हो रही हैं, और फिर आप जिस तरह से अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं गौशालाओं को लेकर, दुर्गंध से वो उनकी तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सुगंध पसंद है, इसीलिए हम इत्र के जो चीजें हैं वो हम कर रहे हैं, सुगंध फैला रहे हैं, और खुद को वो यदुवंशी कहते हैं। अपूर्वा जी, शास्त्रों में जहां तक हमने पढ़ा है, सर्व तीर्थों से ऊपर सर्वोच्च तीर्थ अगर किसी को माना गया है तो गाय को माना गया है। ये शास्त्रों में वर्णित है। मैं समझता हूं इस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रवक्ता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज आती है कि अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि भाई गौशालाओं से दुर्गंध आती है, तो उनको एक आध गौशाला का जिक्र करना चाहिए था कि भाई फलानी जगह की गौशाला है, आप देख के आइए। हाँ, एक चीज प्रैक्टिकली मैं जरूर कहूंगा कि 2023 अप्रैल में घोषणा की थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये कहा था कि भाई 900 रुपए प्रति माह गौ पालकों को दिए जाएंगे। जो लोग अपने घर में गाय पालते हैं उनको हम 900 रुपए प्रति माह अनुदान देंगे। अब आप एक चीज देखिए कि 900 रुपए महीने में, 30 रुपए रोज में, मैं समझता हूँ एक टाइम की सानी नहीं हो सकती है एक गाय की। और ये तो बात मान ली तब जब वो गाय दूध दे रही है। अब 6 महीने अगर दूध नहीं दे रही है, उस समय की स्थिति उस गाय की क्या होती है? उसको कौन भोजन खिलाएगा? कहां से वो आदमी अफोर्ड करेगा? और कुछ एक स्थिति ऐसी आती है कि जब एक समय सीमा के बाद गाय दूध देना बंद कर देती है। प्रश्न इस बात का है कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसको कौन सी गौशालाओं में संरक्षण मिल रहा है, या इस तरीके के जो सांड हैं जिनको हम नंदी भी कहते हैं श्रद्धा भाव से, वो जो विचरण कर रहे हैं सड़कों पर इधर उधर, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? और अगर आपकी व्यवस्था ठीक है तो फिर ये सड़कों पे कौन से घूम रहे हैं जिनसे रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं? प्रश्न इस बात का है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए एक टास्क फोर्स बना दे। हर नगर निगम के अलावा नगर निगम के अंदर एक टास्क फोर्स गठित कर दे कि भैया इन्हें 4 जोन में बांट दिया हमने शहर को, चारों जोन में जो भी आवारा गाय या अन्य कोई पशु मिलता है इस तरीके का जिससे जन हानि होने की आशंका, सड़क का अतिक्रमण होता है, घेराव हो जाता है, लोग डरते हैं, उनको उठा के आप वहां संरक्षित करिए। सरकार पैसा दे रही है, प्रॉपर तरीके से उनका पालन पोषण होगा, वो अपनी पूरी आयु को पूरा करेंगे, स्लॉटर हाउस भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक तरफ और देखिए आप कि 21 राज्यों में आदरणीय देवेंद्र जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में गाय काटी जा रही है, गाय खाई जा रही है। और इस बात की पुष्टि हमारे देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने की भी है। दूसरी बात, स्लॉटर हाउस के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अल्दोआ नाम से कंपनी है, मीट एक्सपोर्ट करती है। वो स्लॉटर हाउस अगर है किसी का तो उसमें डायरेक्टर अब है कि नहीं है, संगीत सोम जी हुआ करते थे, अब है कि नहीं है मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस तरीके का करेक्टर भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। मेरा एक थोड़ा सा निवेदन है इस पंचायत के साथ कि भाई गाय पूजनी है हर हिंदू के लिए, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। हाँ, आप कर देते हैं कि ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई योजना ही नहीं है, तो गाय को संरक्षित आप कैसे करेंगे? प्रश्न इस बात का है। हमारे यहाँ, मैं इटावा की बता रहा हूँ, करणपुरा घटिया में उत्तम शुक्ला, उसके छोटे छोटे बच्चे बेटियां हैं बेचारे के, कौन पालन पोषण करेगा और क्या पैसा उसको मिला है? मैं नहीं समझता हूँ कि 2 रुपए का भी कोई मुआवजा सरकार की तरफ से उस परिवार को मिला है। ये वास्तविकता है, इसको समझने की जरूरत है।
ठीक है, AK मिश्रा जी, आप किस तरह से इन बयानबाजियों को देख रहे हैं? क्या आगे की जो डगर है समाजवादी पार्टी के लिए, क्या वो कठिन हो सकती है अगर इस तरह की बातें और इस तरह की बयानबाजी नहीं रुकी? पहले तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता इस तरह की बयानबाजियां कर रहे थे, अब तो खुद अखिलेश यादव बोल रहे हैं ये चीजें गौशालाओं को लेकर, इन चीजों को लेकर। अब वो इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो फिर क्या संदेश जाएगा 2027 के लिए? देखिए मैम, राजनीति में बोल वचन का, शब्दों का बड़ा महत्व होता है। आपको इत्रशाला अगर बनानी थी और पूरे यूपी को, कन्नौज को क्यों, आप पूरे यूपी को खुशबू से जो है नहला दीजिए, इत्र से नहला दीजिए। लेकिन जब उसको कहीं न कहीं आप ले जाकर के जोड़ देते हैं हिंदू मान्यताओं से, गऊ से जोड़ दिया आपने, गंगा से जोड़ दिया, रामचरितमानस से राम से जोड़ दिया, तो बड़ी विध्वंसक स्थिति हो जाती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि स्टेटमेंट कैसे देना चाहिए, इस पे पुनर्विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को, या फिर ये मान लेना चाहिए कि जानबूझ करके चिढ़ाने के लिए ये चीज किया जा रहा है। देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो अपनी ही संस्कृति से, अपनी ही मिट्टी से उसको दुर्गंध आता है। गौ वंश का महत्व तो आप ये समझिए कि यदुवंश, मैं भगवान कृष्ण की बात करूं, अगर यदुवंश भगवान कृष्ण को हटा दें तो भारत और भारत की संस्कृति ही नहीं रहेगी। भारत की संस्कृति की स्थापना में भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश का बहुत बड़ा रोल रहा है। नंद बाबा को नंद की उपाधि इसलिए दी गई थी कि उनके यहाँ 9 लाख गायें थी। वो ऐसे ही नंद नहीं कहा जाता था, एक कैलकुलेशन है कि इनके यहाँ इतनी लाख गायें, तो उनको ये बोलेंगे। तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। भगवान कृष्ण के जीवन का एक भी हिस्सा बिना गऊ के पूरा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ विवाह होता था तो विवाह में वर पक्ष को देखने के लिए जाते थे, तो ये भी देखते थे गौशाला है कि नहीं और कितनी गौएं हैं, क्योंकि भरण पोषण बच्चों का, परिवार का बिना दुग्ध के, दुग्ध को, गौ दुग्ध को, भैंस को नहीं, गौ दुग्ध को बच्चों के लिए संपूर्ण आहार माना गया है। माँ के बाद साइंटिफिकली जो सबसे बढ़िया आहार होता है वो गौ दुग्ध होता है, अपने केमिकल कंपोजिशन के कारण। तो अगर उन्होंने इत्र की खुशबू की तुलना और गौशाला के दुर्गंध से कर दी है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आपको स्टेटमेंट कैसे देते हैं, चिढ़ाने के लिए आपने दिया है, पब्लिक यही जो है उसका मतलब निकालेगी। संभल करके दीजिए। जब आप अपने ही कल्चर, अपने ही सभ्यता से आपको दुर्गंध आने लगेगी ना, उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना के इसके उदाहरण है। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी, वो एकदम से समझ लीजिए वो कहीं का नहीं रहा। जो आदमी अपनी आइडियोलॉजी, अपने संस्कार को छोड़ देता है, जिस चीज पे इनको गर्व करना चाहिए था, इनको तो ये बोलना चाहिए था कि गौवंश और गौशाला तो हमारा पेटेंट है यदुवंशियों का। तो मुझे लगता है कि उनका फिर कहीं कोई स्थान नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों से राजनीति में भी ऐसे लोग हाशिए पे हैं। बड़े लोगों ने बुराई की, राम की, रामचरितमानस की, राम से लड़ रहे हैं, कृष्ण से लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो किसी गौशाला में जाके क्षमा याचना यज्ञ करवाया जाए, जो मेरा सलाह है। बाकी बीफ एक्सपोर्ट वगैरह की जो बातें रही है, गौ माता को पीड़ित करना, केवल गौ माता ही नहीं, किसी भी जानवर, किसी भी इंसान को पीड़ा देना, कोई भी हिंदू इसका समर्थन नहीं करेगा। इन चीजों का समर्थन मैं भी नहीं करता हूँ। और गौ बचेगी कैसे जब नेताजी ये बोलेंगे कि गौशाला का महत्व नहीं है? अरे गौ बचती इसलिए थी कि घर घर में गऊ को देवी देवता की तरह पूजा जाता था। ठीक है, घर घर में गौशाला होती थी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश प्रजापति जी, जब सत्ता चाहिए होती है तब अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो बनेंगे। जब सत्ता चाहिए होती है, जब मुस्लिम वोट बैंक को साधना होता है, तब वो टोपी लगा लेते हैं। जब सत्ता चाहिए होती है तब वो फिर अब कभी संविधान को लेकर बात करने लग जाते हैं, और अब गौशालाओं को लेकर वो ये बात कर रहे हैं। आखिर ये बयानबाजी कहीं रुकेगी कि सिर्फ एक पक्ष को खुश करने के लिए इस तरह से वो बयान दे देंगे? फिर संदेश क्या देंगे सनातन को? अपूर्वा जी, मैंने पहले ही कहा ना कि मीडिया है, कुछ भी परोस सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौशाला के रूप में जो बयान दिया गया, मैंने पहले ही कहा ना कि वो बयान आम पब्लिक में जो व्यक्ति घर पर गाय पाल रहा है उसके लिए नहीं है। जैसा कि नवीन दुबे जी ने कहा कि आप बताइए, क्या 30 रुपए में गाय क्या एक टाइम का खाना मिल सकता है, बन सकता है?
उसका चारा बन सकता है, क्या उसकी सांदी हो सकती है, भूसा हो सकता है, हरा चारा मिल सकता है, ये पूछने की बात है। गाय की जितनी दुर्दशा इन भक्तों के काल में हुई है, भारतीय जनता पार्टी के काल में हुई है। देखिए, किसान तो मजबूरी में तार लगाएगा, तार से कट कट के गाय मर रही है, इसीलिए वहां पर दुर्गंध आ रही है। और देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप चूंकि आप न्यूज रूम में बैठे हुए, आपको नहीं पता है, मैं गांव में भी रहता हूँ, गांव में भी जाता हूँ। गांव में प्रधान 100 गायों को बता रहा है कि 100 गायें हैं, लेकिन जाकर के देखिए वहां 20 गायें हैं। लेकिन जिस दिन गांव को कोई उसको देखने के लिए आता है, उसमें भर दिए जाते हैं। फिर अभी जो दुबे जी ने कहा कि उनके एक रिश्तेदार की मौत हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, बदायूं के अंदर मेरे पड़ोस में ही लगभग 7 से 8 की घटनाएं इन 4 महीने में हो चुकी है, 3 महीने में हो चुकी है, केवल 3 महीने में 7 घटनाएं किसके साथ? सांडों के साथ हो चुकी हैं, कि सांडों की वजह से घर बर्बाद हो चुके हैं। आज मैंने बताया ना, आज की घटना मेरे साथ है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आप यदुवंश की बात कर रहे थे, कृष्ण की बात कर रहे थे, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, ये कहने को तो यादवों की संपत्ति है, लेकिन किसी भी मंदिर में कोई यादव पुजारी है वहां पर? कोई यादव पुजारी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अरे मिश्रा यादव जी, की, अरे मिश्रा जी, अरे जी, यादव की कहाँ है, व्यक्तिगत कहाँ है? संपत्ति नहीं है भाई। केवल और केवल नाम कृष्ण के लिए हमारे लिए यदुवंश, भी नाम के लिए यदुवंश, कृष्ण नाम हर के लिए भारतीय यदुवंश, के मलाई पूजनीय खाने है। के लिए कौन? ठीक है वहाँ सर, पर एक एक करके एक यादव नहीं किसी है भी मंदिर में, यदुवंशियों चाहे द्वारका हो, चाहे द्वारका हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, किसी भी मंदिर में एक यादव वहां पर हो तो बताइए, किसी भी एक मंदिर में। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आज नहीं, अरे धर्म के आप लोग हिसाब चर्चा से जो कहाँ करते हैं? पुजारी होना आज चाहिए सदन की वही बात है, होता है। सुनिए मिश्रा जी, सुनिए, आज सदन में माननीय यदुवंशियों धर्मेंद्र को तो यादव जी आप रमेश पुजारी बिधूड़ी की को बात कहते हैं, कर रहे रमेश हैं। बिधूड़ी ये हमने तो बयान दे रहे थे, यदुवंशी श्री तो कृष्ण हमारे को भगवान अध्यक्ष बना उस समय करके पर बैठाया है हर जगदम्बिका पाल मंदिर बैठे में। हुए हैं, वो कहते आप हैं पुजारी की 7वीं बात कर लोकसभा रहे की हैं। चर्चा मत कीजिए। हमने देश में यदुवंशी श्री 300 कृष्ण साल को पुराने, भगवान मान के हर 300 मंदिर में साल पुराने बैठाया की है। चर्चा हो सकती है, लेकिन देश में गलत 300 तर्क, साल देखिए, पुराने हल्के औरंगजेब तर्क की मत चर्चा हो दीजिए सकती है, प्रजापति राणा जी। सांगा की चर्चा हो सकती है, हल्के लेकिन तर्क 7वीं मत दीजिए। विधानसभा में, सर एक 7वीं एक करके, विधानसभा सर में एक एक रमेश करके, एक एक बिधूड़ी करके राकेश जी कठमुल्ला पहले आप मुल्ला अपनी बात कंप्लीट करिए, कि आतंकवादी मिश्रा जी कहता है, मैं फिर उसकी आऊंगी चर्चा आपके नहीं पास। हो सकती। क्या जमाना आ गया है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं यही समझ में नहीं आता है। लेकिन राकेश जी, अब तो एक नई बहस छेड़ दी ना अखिलेश यादव ने ये बयान देके। अभी तक अखिलेश तो जी ने जो बयान दिया आपके है, अपूर्वा जी आप ही जस्टिफाई करिए उस बयान में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो गौशाला है उसमें गायों की जो हत्या हो रही है, गाय जिस तरीके से सड़ रही है, गायों का मांस जिस तरीके से वहां सड़ रहा है, कोई डॉक्टर लगाए? एक गौशाला में बता दीजिए कोई डॉक्टर नियुक्ति की हो। आपने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सालों में एक वेटनरी भर्ती की हो, बताइए किसकी, कौन देखभाल करेगा उन गायों की? कोई भर्ती की हो? बोलिए, प्रवक्ता भी बैठे हुए, पक्ष रखने वाले भी लोग आपने बिठा रखे हैं, बता दे पिछले 7 सालों में वेटनरी डॉक्टर की एक भर्ती की हो जो गायों की देखभाल करने के लिए भर्ती की हो, बताइए। अरे क्या बातें कर रहे हैं। और पूरी बात मैं देवेंद्र प्रमुखी, आप गांव से जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे क्या लाठी और टॉर्च थमाने का काम किसानों को आपने नहीं किया है? क्या सांडों से मरने के लिए लोगों को नहीं छोड़ रखा है सड़कों पर? चलिए ठीक है, इसका जवाब देवेंद्र जी क्या कहेंगे? एक नई बहस देखिए अब फिर छिड़ गई है। अभी तक बहस हो रही थी आक्रांताओं को लेकर, योद्धाओं को लेकर, अब बहस हो गई है यहाँ पे गौवंशों को लेकर, गौशालाओं को लेकर। हर दिन एक नया टॉपिक समाजवादी पार्टी की तरफ से दे दिया जा रहा है। बीजेपी कैसे इस पिच पर अब टिकेगी? देखिए अपूर्वा जी, अब डिबेट जो है ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें सीधा इंगित किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि जब आध्यात्म की बात आती है तो अपने अपने विचार की बात है कि कौन कितना है, क्या है। देवेंद्र जी बस टोकूंगा नहीं, मैं अनट्रैप नहीं करूंगा, लेकिन सीधे सीधे 3 प्रश्न है मेरे, आप सीधे उत्तर दे दीजिए, सीधे उत्तर दे दीजिए। मैं आज आपको चलिए राकेश जी, आप एकदम पॉइंट पे आइए, अपने प्रश्न पूछिए पहले। उत्तर दे दीजिए। ठीक है, आप अपने प्रश्न पहला पूछिए। प्रश्न ये है, क्या आपने कोई वेटरनरी की भर्ती की आप पिछले 7 सालों में? दूसरा प्रश्न ये है, क्या आपकी रिश्तेदारी में, जान पहचान में कोई सांडों से मरा या नहीं मरा? तीसरा प्रश्न ये है, क्या किसान टॉर्च और लाठी लेकर के पूरी रात रखवाली करने के लिए मजबूर हैं या नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत अदब के साथ आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, सीधे उत्तर दीजिए, अध्यात्म में मत जाइए।
कृष्ण यदुवंश पे मत जाइए, कृष्ण जी पर मत जाइए, सीधे जो व्यवस्थापक चलिए ठीक है, प्रैक्टिकली आइए। ठीक है, आपके सवाल हो गए राकेश जी, जवाब ले लूं मैं, जवाब भी ले लूं, सीधे उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूं। देवेंद्र जी कई सवाल हो गए, मेरे भी कई सवाल है, राकेश जी के भी कई सवाल है। अरे ठीक है सर, अब रुक जाइए राकेश, सवाल पूछ के जवाब के लिए इंतजार किया जाता है, सवाल पूछ के जवाब के लिए इंतजार किया जाता है, उनको जवाब देने दीजिए। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। रोटी मिलेगी, अध्यात्म से पेट नहीं भरेगा, मैंने पहले ही कह दिया। किसने बोला गाय से पेट नहीं भरेगा? किसने अरे कहाँ चैलेंज दे रहे हो? ये चैलेंज रोटी आपको दे दे, ये चैलेंज कुर्ते में रखिए, हमने बड़े अरे राकेश जी अरे सर रुक जाइए राकेश जी, अरे रुक जाइए, अरे सर रुक जाइए, सवाल पूछ लिया, जवाब भी तो सुन लीजिए, जब सवाल पूछा तो जवाब भी सुनिए, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए सर। हाँ तो पूछ लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो? तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। अरे आप तीन नहीं, आप इनको तो छोड़िए। यदुवंशी भगवान कृष्ण ने संदीपन से प्रश्न पूछा था, हमने उनको भी जवाब दिया है। कलयुग में रहिए, त्रेता द्वापर में मत जाइए, कलयुग में रहिए। अरे मिश्रा जी, त्रेता द्वापर की बात बाद में कर लेना, पहले आप कलयुग में कर लीजिए। आप सीधे 3 प्रश्न बता दीजिए। क्या किसान लाठी और टॉर्च लेकर जाने के लिए खेतों पर मजबूर है या नहीं है? आपके जान पहचान चलिए हम इनके चलिए सर, ठीक है राकेश जी, अब सर चुप हो जाना होगा, राकेश जी अब रुकना होगा। अरे महाराज रुक जाइए, राकेश जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, जवाब दे देते हैं। अरे राकेश जी फिर देखिए, यही चीजें अच्छी नहीं लगती, ना, सवाल पूछ लिया, जवाब का भी इंतजार करिए, बोलने भी दीजिए। चलिए देवेंद्र जी से आपका सवाल है, देवेंद्र जी से जवाब लेती हूँ। देवेंद्र जी देखिए, जब डॉक्टर साहब ने इतने अदब से पूछा तो अदब से जवाब देता हूँ। अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि इन्होंने कहा कि हम जो गायों के लिए वो 30 रुपए वाली बात भी आ रही है, एक भी 30 रुपए देते हैं। तो पहली बात तो ये कहता हूं, 30 देते हैं, 40 देते हैं, उससे अलग फंड भी देते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से, और रख रखाव की व्यवस्था करते हैं। आप लोगों ने ये हिम्मत कभी नहीं जुटाई थी। डॉक्टर साहब आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको जो है ना, आप बाद में काउंटर करना। दूसरी बात यह है कि हमने एक प्रयास किया है। आज गायों पर अगर चर्चा करते हैं तो एक प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव के नाम से आप जानते, पतंजलि, जिन्होंने गाय की कीमत को पूरी दुनिया में बता दिया, भारत में नहीं, कि गाय की कौन कौन सी चीज से क्या क्या चीज आज उत्पादन होकर इस भारत में इकोनॉमी का हिस्सा है, जो कई हजार करोड़ की रोज उनकी सालाना इनकम से लेकर और देश की इकोनॉमी का हिस्सा बने हुए हैं। वो गाय प्रथम स्थान वहां है, उनको पहली प्रायोरिटी डंके की चोट पर देते हैं। तीसरी किसान की बात की है, मैं किसान का बेटा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैंने अच्छी काली नाइट, जो रात काली रात बोलते वो देखी है, ब्लैक वाली। मैंने वो दिन भी देखे कि किसान का बेटा शाम को फावला कंधे पर रखकर और जब खेत में जाता था तो कई परसेंटेज ऐसी स्थिति आई थी राकेश जी उन सरकारों में कि सुबह उसकी डेड बॉडी आती थी, पूरी रात लाइट नहीं आती थी। एक डोले पर एक किसान के बेटे की हत्या हो जाती थी, कोई देखने वाला नहीं थी। आज टॉर्च लेकर गाय के लिए जा रहे हो, जब टॉर्च लेकर लोगों की अर्थियां ढूंढी जाती थी, उनकी डेड बॉडियां, पुलिस साथ में होती थी। इसी जंगल राज की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, प्रमाण की जरूरत नहीं है, उठाकर देख लीजिए। तो आप जिस चीज पर मुझसे चर्चा करेंगे, मैं सभ्यता के साथ एक एक चीज आपको दे सकता हूं, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे आप जो सामाजिक स्तर की बात करेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति जमीन पर काम करता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक सबका अपना अपना विषय, गाय में हमारी आस्था है। और 2 चीज की बात कर रहे थे, मिश्रा जी कर रहे हैं, आप बैठे हैं, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, रामायण और महाभारत कहीं से उठाकर देख लीजिए, बिगर गौ और ब्राह्मण के इस भगवान का काम नहीं चला। मेरी बात छोड़िए, ठीक है, ये ब्राह्मण हमने नहीं बनाया, ये कोई है, ये उत्पत्ति है सनातन के साथ की। गौ वहां से जुड़ती है, इन दुनिया मानती है भाई। आज ब्याह शादी कर लो आप डॉक्टर साहब, आपके यहाँ हो जाएगी क्या? आपको भी जरूरत पड़ती है। जो चीज सम्मान के लिए बनी है उसका सम्मान हो। मैं नहीं कहता राजनीतिक हिस्सा में अगर ब्राह्मणों ने आपसे ज्यादा छीन लिया, या जो नीरज जी से सवाल है मेरा। नीरज जी, क्या आपको भी लगता है सपा को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है वो, और जब जब चुनाव आते हैं फिर चुनाव के हिसाब से, माहौल के हिसाब से उनके बयान भी बदलते और पलटते रहते हैं? नीरज जी। अपूर्वा जी,
अपूर्वा जी, इन लोगों का शुरू से रहा है गाय से गंगा तक। आप देख लीजिए, इनका एक ही मानसिकता है कि सनातन को विरोध कैसे किया जाए। आप गंगा जी से देखिए, गंगा जी मटमैली है, गंगा जी का पानी है, लास्ट में ये चेंज हुआ, उसका पीएच वैल्यू निकाला गया तो पीएच वैल्यू उसका नॉर्मल निकला। और इससे देखिए, ये जो गौशाला पे अखिलेश जी ने टिप्पणी की है, ये समस्त यादव समाज का इसलिए अपमान है कि भारत में सनातन प्रक्रिया में ऋषि मुनियों और संतों के बाद सबसे पहले रेवाड़ी जिले में गौशाला की स्थापना की। और गौशाला की स्थापना करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं थे, वहां के राजा युधिष्ठिर सिंह यादव जी थे, ठीक, जिन्होंने सबसे पहले दयानंद सरस्वती से मार्गदर्शन लेके पहला गौशाला की स्थापना की। शायद ये समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं पता होगा, ठीक। ये यदुवंशियों का, यानी कि उनके पूर्वज इस प्रकार के अगर कार्य किए हैं तो उनके पूर्वज गलत थे। कि भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो ये तो समस्त नंद वंश का एक प्रकार से अपमान ही हुआ ना, कि नंद वंश सभी लोग ये जानते हैं कि गाय चराने की परंपरा में अगर सबसे ज्यादा है तो नंद वंश का नाम है, ठीक है। वहीं से यदुवंश की परंपरा चलती है। अगर ये मानने को तैयार है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, हमारे मतलब कुल के नहीं रहे हैं, तो ये देखिए ना आप इस चीज से। और गाय से आपको बता दें, रूस के वैज्ञानिकों ने जब गाय के 10 ग्राम घी से उन्होंने हवन करना चालू किया, आप इस चीज को निकालिए, वैज्ञानिक प्रामाणिकता आपको बता रहा हूं, और उससे 1 टन औसतन जो है CO2 चेंज हो जाता है O2 में, ऑक्सीजन में। ये आपको, ये रूस के वैज्ञानिकों को है। और ये जो किसानों पे चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गाय पालने से किसानों को ही है, दूध से भी वो है, मक्खन से भी कमाने का इनकम का जरिया रहता है, दही से भी कमाने का रहता है, और उसी से जैविक खाद भी निकलती है, तो किसान के लिए, किसान हमेशा लाभान्वित होता है। हाँ, और रही समस्या जो ये साढ़ की, एकाक जो लोग अपने किसान भाई इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको सरकार विचार भी कर रही थी, और सरकार ने कुछ हद तक ग्रामीणों में प्रयास किया है कि उसको पूर्ण रूप से उनको वहां पे पालने के लिए उसका सार्वजनिक उपयोग कर सके। जैसे बैलगाड़ी के लिए उपयोग पहले करते थे, अभी भी करते थे, सरकार उसके लिए बढ़ावे का प्रयास कर रही है। लेकिन ये हिंदू विरोधी मानसिकता अखिलेश जी की शुरू से रही है, आज से नहीं रही है। उनके पिताजी ने भी कहा था, और उनके इसी के लिए नहीं है, दलित विरोधी भी रही है। मायावती जी के कार्यकाल में देख लीजिए आपने, मायावती जी की मूर्तियां तोड़वाई, मायावती जी के वो तोड़वाए, और उसके पहले भी उन्होंने, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नवीन दुबे जी, आपसे समझना चाहूंगी, पहले शुरू होता है अबू आजमी की तरफ से दिया गया बयान, औरंगजेब को लेकर महिमा मंडन किया गया, फिर राणा सांगा को गद्दार कहा गया, योगी आदित्यनाथ को माफिया कहा गया, अब महाकुंभ को लेकर भी जिस तरह की चीजें सामने आई थी, एक नेगेटिव इंपैक्ट, एक नेगेटिव जो नैरेटिव बनाने की कोशिश सपा की तरफ से की गई थी, हमने वो भी देखा, और अब गौशालाओं को लेकर यह बयान, क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में? 2027 का चुनाव और इस पिच के साथ क्या सपा मैदान में उतरेगी, इस तैयारी के साथ? अपूर्वा जी, 2-3 चीजें हैं जिस तरीके से हम लोग 2027 के चुनाव को देख रहे हैं, उसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी गैर सवर्णों को लेकर चलना चाहती है, और उसकी निगाह जो है वो दलित वोटों पर है। इसीलिए अभी प्रजापति जी ने टारगेट किया कि साहब मथुरा के अंदर किसी मंदिर में कोई ब्राह्मण के अलावा पुजारी नहीं है। भाई साहब, थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कीजिएगा। तमाम कथावाचक ऐसे हैं जो आपके समाज से आए हैं, संत भी बने हैं, और उसके बाद उनके कारनामे उजागर हुए हैं। ये तो हुई चरित्र की बात। ब्राह्मण एक पदवी होती है जो ज्ञान के अधिष्ठाता को मिलती है। पुजारी हर एक आदमी नहीं बन जाता कि जो ब्राह्मण को जन्म हो गया वो जाके मथुरा गया या किसी मंदिर में जाके विराजमान हो जाएगा और पुजारी बन जाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ता है, पूजा पद्धति को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको पुजारी बनाया जाता है। और यही प्रक्रिया अभी हाल में आपने कुंभ में भी देखी होगी कि तमाम लोग आए महामंडलेश्वर की उपासना के लिए, और उसके बाद वो नहीं उचित लगे तो उनको हटाया भी गया उन पदों से। ये तो हुई एक नंबर बात। अब आते हैं दूसरी बात, जो अपूर्वा जी सवाल था। देखिए, 2027 का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम गैर सवर्णों को लेके और इस तरीके से आगे बढ़े कि हम जितनी ब्राह्मणों, बनियों, क्षत्रियों को गालियां देंगे, उससे हमारे दलित भाई जो है वो बहुत उत्साहित होकर हमारे साथ आएंगे। लेकिन प्रजापति जी, मैं एक इतिहास आपको आज याद दिलाऊंगा। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, निष्पक्ष होकर बात करता हूँ, ये मेरा चरित्र रहा है। बड़ी स्पष्ट बात आपको याद दिलाऊंगा कि आप
3 बार माननीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 बार अखिलेश यादव जी पूर्णकालिक 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन सभी कार्यकालों में अगर दलितों का सबसे अधिक शोषण किसी सरकार में आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है। इसको तो आपको अक्षरशः स्वीकार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इंडिया न्यूज के दर्शक भी समझते हैं। अब प्रश्न आता है कि आप जो डोरे डाल रहे हैं, जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने वक्तव्य दिया, ये जरूरत थी क्या? अबू आजमी ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया, उसकी जरूरत थी क्या? अरे भाई, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जनता ने आपको विपक्ष में किस लिए वोट देके बैठाला है कि आप उसके समय विषय उठाइए। कितने बार आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जी जनता के विषय उठा रहे हैं भाई? क्यों नहीं अखिलेश जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो जरूरी विषय हैं, सेवा योजना से संबंधित युवाओं के विषय है, महंगाई से संबंधित विषय है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विषय है। आप गौशाला में ये कहते कि हाँ, अब व्यवस्थाओं का बोलबाला है गौशालाओं में, उनके लिए योगी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। ये बात होती तो आपकी बात समझ में आती, लेकिन आप सीधा खोल दोगे कि नहीं साहब गौशालाओं से बदबू आती। एक लाइन और कहूंगा, शब्दों का चयन और ऐसे बयान देने का जो वक्त है वो मुझे लग रहा है सपा गलत चुन ले रही है। एग्जैक्टली, मैं वही नहीं, एक लाइन और कहूंगा। देखिए, ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कड़वा सच है कि गाय पॉलिथीन खा रही है, कूड़ा खा रही है, और जिस तरीके का गोबर वो कर रही है, लोग फिसल रहे हैं, कमर टूट रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप इटावा स्टेशन से लेकर घटिया कर्णपुरा तक चले जाइए, यमुना तलेटी तक चले जाइए, हमारे शहर में बुरा हाल है। वहां पे रात में आप पैदल अकेले निकल नहीं सकते, सांड गाय पूरा का पूरा रोड घेर के बैठे होते हैं। और उत्तम शुक्ला का मैंने जिक्र किया है, जिसकी मृत्यु होगी, सरकार ने क्या मुआवजा दी थी बता दें भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे देवेंद्र जी। ठीक है, चलिए ए.के. मिश्रा जी, जैसा कि अभी नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि जिस तरह का वक्तव्य अबू आजमी साहब ने दिया, क्या उसकी जरूरत थी? जिस तरह का वक्तव्य अभी सुमन साहब की तरफ से दिया गया, राणा सांगा को जो उन्होंने गद्दार कहा, क्या उसकी जरूरत थी? और अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, क्या उसकी भी जरूरत थी? शब्दों का चयन, ऐसे बयान देने का जो वक्त समाजवादी पार्टी चुन रही है, क्या वो उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर देगी? ये चीजें तो समझनी पड़ेगी ना समाजवादी पार्टी को। मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में ही बोला था, शब्दों के चयन में और भाषण या व्यवहार कैसे किया जाए, अद्वितीय उदाहरण श्री कृष्ण रहे हैं। शब्दों का चयन, किस तरीके की भाषा होनी चाहिए कूटनीति में और राजनीति में। और दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं के वंशज के लिए ऐसा कि जैसे भाई पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बोले। आप राजनीति करिए, आप सारी सीटें जीतिए, हमारी शुभकामना है। सवाल यह है कि आप दूसरों को अपमानित करना ही अपना मुद्दा बना रहे हो, चुनावी मुद्दा। मुझे ये लगता है कि दूसरों का अपमान करना, हजारों साल की संस्कृति और परंपरा का अपमान करना ही आपको विजय मंत्र दिखाई दे रहा है। तो अब अगर आप ये करेंगे, रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अभी नहीं, मैं हजारों लाखों साल से इस देश की संस्कृति की शब्दों का चयन जिसने गलत किया उसका सर्वनाश हुआ है। इसका अभी एक उदाहरण देख लीजिए। सिद्धांत और शब्द अगर गलत हो गए हैं तो नुकसान होना लाजमी है। उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, बहुत सारे हजारों साल से लेके अभी तक देख लीजिए। राजनीति की ही अगर बात करूं मैं, अच्छा पढ़े लिखे ये लोग भी, प्रजापति साहब भी अगर डॉक्टर हैं, तो भाई फिर आप लोगों से भूल क्यों होती है? भूल नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कोई अनपढ़ है, चाहे अखिलेश यादव, सब मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां और क्वालिफिकेशन है। तो ये या तो ये बोल दे कि भाई हम तो अपमान करना ही हमारा मुद्दा है, ये क्लियर कट बोल दे कि दूसरों का अपमान करना, धर्म ग्रंथों का अपमान करना ही हमारा चुनावी जीत का मंत्र है, और उसका परिणाम देख ले। तो यूं छुप छुप के वार मत करिए, खुल के आइए और बोलिए कि भाई हम सनातन को नहीं मानते, सनातन का अपमान करना हमारे लिए जीत का मंत्र है, यह भी नहीं बोलेंगे। और रही बात इस तरह के मुद्दे कि कौन से मंदिर में जी एक भी यादव पुजारी नहीं है, अरे आप क्या बात करते हो? हर मंदिर में हमने यादव को भगवान बना के बैठा है। आप मथुरा से लेके कहीं पे भी चले जाओ, हर दिल के मंदिर में, अगर हर दिल में मंदिर है तो हर दिल में वो यादव यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान बना करके बैठा हुआ है। मन में लोगों ने उसको पुजारी की आप बात करते हो। पुजारी तो बहुत छोटी सी चीज है, हम तो भगवान बना के बैठे हैं। और आप ही जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, राकेश प्रजापति जी, समय और टाइमिंग, क्या समाजवादी पार्टी के नेता या खुद मुखिया अखिलेश यादव जो चुन रहे हैं, क्या वो टाइमिंग सही है?
इस तरह की बयानबाजी करने का? या तो आप आर रहिए या तो आप पार रहिए कि हम सनातन को मानते हैं, या तो फिर इस तरफ रहिए कि हम नहीं मानते हैं। लेकिन वक्त बेवक्त इस तरह के बयान दे के आप एक वर्ग को नाराज कर रहे हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए, ये तो सही नहीं है ना सर। देखिए अपूर्वा जी, सनातन का इससे कोई लेना देना नहीं। ये बयान को आप सनातन से जोड़ दे रहे हैं, ये ताज्जुब वाली बात है। आपको जो है गाय की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है, आपको गाय का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, आपको गाय से होने वाली, सांडों से होने वाली मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है, आपको तो उसके अलग इंतजाम है ना राकेश जी, उसकी वजह से ये बयान दे देना, इंतजाम किए ये बयान दे देना, ये तो अपने आप में ही गलत है। पूर्वा जी 3% दिए, तीनों प्रश्नों का सीधा उत्तर किसी के द्वारा नहीं दिया गया। अच्छा, मैं दे देता हूँ सीधा उत्तर तीनों प्रश्नों का, तीनों ही किसी ने दिया गया हो तो बता दे तीनों प्रश्नों का उत्तर। आप फिर से पूछ लीजिए उन तीनों प्रश्नों का सीधा उत्तर किसी के पास हो। जवाब दे रहे हैं रह जाएगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए, नहीं आपके मन में मलाल रह जाएगा। मेरे मन में मलाल नहीं है, आप बता दीजिए। ठीक है सर, ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप उन सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगी सभी मेहमानों से। आपने 30 रुपए की बात की, गाय की 30 रुपए की नहीं की, मैंने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न 2000 दे रहा हूँ। आपकी भर्ती में कोई वेटनरी भर्ती हुई है, वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती हुई है, गाय की देखभाल कौन करेगा, गाय की रक्षा कौन करेगा। दूसरा प्रश्न क्या सांडों से हत्या इस प्रदेशों में नहीं हो रही है। तीसरा प्रश्न किसान टॉर्च और लाठी लेकर के नहीं पूरी रात रखवाली कर रहा है, बताइए। चलिए वो जवाब दे रहे हैं सर, जवाब ले लीजिए। कितनी भर्तियां हुई हैं। जो आप वेटरनरी डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे बचपन में वेटरनरी डॉक्टर क्या होता था पता नहीं। गाय की किसी भी तकलीफ के इलाज के लिए हम लोगों के आयुर्वेद में घास फूस में इलाज पता है और हर परिवार इलाज करता है, और जरूरत पड़ने पे सरकार आपको जब बीमार होंगे घास फूस में कराएंगे, अस्पताल में मत जाइएगा आप। अब जवाब दे रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं अब यहाँ सभी मेहमानों से, एक एक करके फाइनल कमेंट। ठीक है, अब देखिए अब राकेश जी, अब आपको आपस में तू मैं करना है तो फिर सर कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, डीरेल मत होइए मुद्दे से, मुद्दे पर रहिए। फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं, फाइनल कमेंट। ठीक है राकेश जी, एक मिनट सर, रुक जाइए, फाइनल कमेंट। नवीन दुबे जी फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। रुक जाइए राकेश जी, रुक जाइए। अरे सर रुक जाइए राकेश जी, रुक जाइए। नवीन दुबे जी फाइनल कमेंट सर, आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ मैं फाइनल कमेंट का। आखिर ये बयानबाजियां कहां जाकर रुकेंगी, इसका क्या संदेश जाएगा 2027 में, और क्या सपा के तमाम जो मंत्री हैं, जो नेता हैं और खुद जो मुखिया हैं, वो आर या पार तो रह ही नहीं पा रहे हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं। अब राकेश जी रुक जाइए, नवीन जी से मेरा सवाल है। अरे राकेश जी सर रुक जाइए, अरे अब रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जवाब भी तो सुन लीजिए। सवाल दाग दिया, जवाब नहीं सुन रहे, रुक जाइए नवीन जी। ठीक है नवीन जी। अपूर्वा जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो 8 साल हो गए हैं योगी जी की सरकार को। मेरा एक सवाल है आज इस पंचायत में कि सबसे बड़ी चीज है कि हर जिले के अंदर अंग्रेजों के जमाने से गोचर भूमि चली आ रही थी, वो गोचर भूमि पर आज किसका कब्जा है? क्यों नहीं 8 साल में आप सनातनी हैं, सनातन के ध्वजवाहक हैं, और आपकी सरकार सनातन की बड़ी बड़ी बातें करती है, क्यों नहीं आपने गोचर भूमि आज तक? ठीक है। दूसरी चीज जो आपने राजनीतिक अदर देन हाई कास्ट को लेकर चलना चाहती है, जिसमें वो दलितों पर डोले डाल रही है। और अभी आप देख लेना, जैसे रामजी लाल सुमन का जहरीला बयान आया है, इस तरीके के और बयान आने की अपेक्षा है। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि दलित समाज इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री काल में उसने अपना शोषण, अपना दोहन, अपना दमन देखा। चलिए ठीक है नीरज जी, 2027 की लड़ाई की अब गौशालाओं पर आकर टिक गई है क्या? ऐसी बयानबाजियां हम पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे हैं, और शुरुआत हमेशा सपा से ही होती है।
मैं तो आपको अपूर्वा जी एक बताना चाहता हूँ, हम लोग उस पद्धति पे आते हैं सबका साथ सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी चलती। खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी इस चीज के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज का अवगत कराना चाहता हूँ, आजमगढ़ जहां से समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, वहां पे 2012 से 2017 का आपको मैं औसत बता देता हूँ, 490 लोगों की गाय गौवंश के जो बछड़े थे वो गायब हुए और समाजवादी पार्टी ने उसको सिर्फ थानों तक सीमित रखा, या वो सिर्फ कंप्लेन लेके अपना अधिकारियों के पास दौड़ते रहे कि मेरी गाय हो गई। मैं एक वहां पे भालू यादव जी का जिक्र करना चाहता हूँ। भालू यादव जी मेरे पास आके एक दिन कहे कि मैं सुसाइड कर लूंगा। अरे नीरज जी 200 करोड़ रुपए का चंदा। अरे राकेश जी आपको क्या सबके स्टेटमेंट में आपको बोलना है क्या? सबके स्टेटमेंट में आपको इंटरफेयर करना है क्या? आप अपने वक्त में बोलिए ना सर, मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ, यहाँ तो बोल लेने दीजिए। देवेंद्र जी स्लाटर हाउस चलाने वाली पार्टी से आपकी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है 200 करोड़ रुपए का चंदा। चलिए ठीक है राकेश जी, सर हो गया राकेश जी, सबके कमेंट में आपको घुस जाना, रुक जाइए। देवेंद्र जी फाइनल कमेंट। अब आगे बीजेपी क्या करेगी? इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा? रुक जा, अरे राकेश जी रुक जाइए सर, ऑडियो डाउन करवा के मानेंगे क्या आप? रुक जाइए सर, रुक जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर, वक्त भी नहीं है उतना मेरे पास। देवेंद्र जी अपूर्वा जी, इनका शुरू से एक ही मानसिकता रहा है कि सनातन विरोध में हम कैसे ठीक है नीरज जी, ठीक है सर। देवेंद्र जी से मेरा सवाल है, देवेंद्र जी इस तरह से ये बोल रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। नीरज जी ने एक बात कही थी, उसको थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं कि इनकी सरकारों में अगर कोई नंदी, जिसे देसी भाषा में सांड कहते हैं, अगर किसी मुस्लिम परिवार में शादी हुई तो उस क्षेत्र का एक बड़ा नंदी गायब हो गया। कहीं जरूरत नहीं थी गौशाला बनाने की, भूचड़ खाने बनाते थे और उधेड़ा मचाता था। आज सब बंद हो गया। गौ के सम्मान और रक्षा सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उस पर काम कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज दुनिया में, भारत नहीं दुनिया में, गाय फिर से बिकने लगी है और गाय अपने अस्तित्व में आकर लोगों की जान बचाने लगी है और लोगों को जीवन दे रही है। गौ माता जो है वो हमारी माता है, हम डंके की चोट पर बोलते हैं और ये लोग उस पर जिस तरीके की टिप्पणी कर बातें करते हैं उसका परिणाम इनको मिलता है। इसलिए फिर मैं आपको दोहरा देता हूं कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता अखिलेश क्या बोलता है या राहुल गांधी क्या बोलता है, वो उनकी भावना है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके तहत अनुसार हम आपको जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए, और चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रही हूं मैं। देवेंद्र प्रमुख जी, राकेश प्रजापति जी, नीरज उपाध्याय जी, नवीन दुबे जी और AK मिश्रा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब 2027 की जो लड़ाई है वो गौशालाओं पर आ गई है। शुरुआत हमेशा से हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, चाहे वो अबू आजमी के औरंगजेब के महिमा मंडन को लेकर बयान हो, या फिर अभी सुमन साहब ने जिस तरह से सदन में बयान दिया, राणा सांगा को उन्होंने गद्दार कह दिया, चाहे वो बयान हो, या फिर अखिलेश यादव का महाकुंभ का विरोध हो, या फिर अब उनकी तरफ से गौशालाओं को बदबूदार कहने वाला जो बयान उनकी तरफ से सामने आया है। एक एक करके समाजवादी पार्टी जो अपने पाले की गेंद है वो बीजेपी के खाते में डालती चली जा रही है बड़ी आसानी से, और बीजेपी इन तमाम मुद्दों को बखूबी भुनाना भी जानती है 2027 के लिए। तो क्या समाजवादी पार्टी अपनी डगर खुद मुश्किल कर रही है 2027 के लिए? तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।